से मैं डॉक्टर जे.आर. कंवर, सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र। जैसा कि आप लोगों को विदित है, कोरोना कोविड-19 के कारण 24 मार्च से पूरे देश में लॉकडाउन होने के कारण सरकार ने महाविद्यालय में एमए कक्षाओं के अध्यापन हेतु ऑनलाइन व्यवस्था किया है। संत गुरु गहिरा विश्वविद्यालय अंबिकापुर द्वारा एमए द्वितीय सेमेस्टर के अंतर्गत निर्धारित पाठ्यक्रम के अंतर्गत 5 पेपर रखे गए हैं, जिसमें मेरे द्वारा पंचम प्रश्न पत्र, जिसका शीर्षक है भारतीय ग्रामीण समाज, के अंतर्गत इकाई नंबर 5 में जो टॉपिक रखा गया है उसका नाम है समकालीन भारत में नक्सली समस्याएं, उसकी उत्पत्ति, प्रभावित क्षेत्र, कारण, वर्तमान स्थिति, शासकीय प्रयास एवं जन प्रतिक्रिया। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये 5वां पेपर भारतीय ग्रामीण समाज मुख्य रूप से ये जनजातियों पर आधारित है। दरअसल में इस पेपर का नाम भारतीय जनजाति ग्रामीण समाज होना चाहिए था। इसमें जो मुख्य रूप से 5 इकाई जो रखे गए हैं, उसमें जैसे पहला इकाई कृषक समाज के रूप में जनजाति समाज, दूसरा इकाई है जनजाति सामाजिक मुद्दे, विस्थापन, भूमि पृथक्करण, आवासीय, तीसरा है समकालीन मुद्दे, स्वास्थ्य, शिक्षा, असमानता, ग्रामीण महिलाओं की परिवर्तित परिस्थिति, चौथा है कृषक आंदोलन के कारण, प्रकार, तेभागा, तेलंगाना इत्यादि, और 5वां इकाई है समकालीन भारत में नक्सली समस्या, उत्पत्ति एवं प्रभावित क्षेत्र, कारण, वर्तमान स्थिति, किए गए शासकीय प्रयास एवं जन प्रतिक्रिया। तो मेरा आज का जो टॉपिक है इकाई नंबर 5, समकालीन भारत में नक्सली समस्या। ये नक्सली क्या है, किसे नक्सली कहते हैं, नक्सलवाद क्या है, इसका फैलाव, नक्सलवाद की पृष्ठभूमि, नक्सलवाद के कारण, नक्सलवाद के चरण, नक्सलियों का फंडिंग, किए गए सरकारी प्रयास, सुझाव और निष्कर्ष। आज इतने बिंदुओं पर हम यहाँ चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं नक्सली समस्या पर संक्षेप में कहना चाहता हूँ, जिसको आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। नक्सलवाद आज भारत के समक्ष एक गंभीर समस्या है। मूलतः समाजवाद तथा माओवाद के सिद्धांतों से पल्लवित यह विचारधारा सन 1967 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिला के नक्सलबाड़ी ग्राम से संगठित स्वरूप ग्रहण किया। विद्रोही मार्क्सवादी नेता चारू मजुमदार तथा कानू सान्याल इसके प्रणेता थे। नक्सलवाद का प्रारंभिक उद्देश्य वर्ग विहीन समाज की स्थापना तथा मानवाधिकारों की सुरक्षा थी। 1980 के दशक में कोंडापल्ली सीतारमैया द्वारा PWG की स्थापना ने इसके उद्देश्य व स्वरूप को विकृत किया। बिहार में MCC एवं रणवीर सेना, नेपाल के माओवादी, श्रीलंका के लिट्टे आदि संगठनों से इसकी संबद्धता ने नक्सलवाद के सिद्धांत को आतंकवाद में बदल दिया। आज नक्सलवाद जनता के बीच आतंक का पर्याय है। सत्ता बंदूक की नली से निकलती है, नक्सलवाद का मूल मंत्र बन गया है। नक्सली गतिविधियां हिंसा, भय, आतंक के द्वारा सत्ता कायम करने पर केंद्रित है। सरकारी कार्यक्रमों में अवरोध उत्पन्न करना, राज्य की संपत्ति को क्षति पहुंचाना, अधिकारियों तथा निर्दोष जनता का अपहरण व हत्या इनकी प्रमुख गतिविधियां हैं। अस्त्र शस्त्र तथा विपत्तियां साधन हेतु पुलिस थाना की लूट, फिरौती, चंदे वसूली एवं अन्य आतंकवादी संगठनों पर निर्भर है। मूलतः एक गांव से प्रारंभ यह आंदोलन आज देश के कई राज्यों में व्याप्त है। नक्सलाइट आज पृथक दल कारण्य, तेलंगाना, विदर्भ आदि राज्यों की मांग कर रहे हैं तथा अन्य संगठनों के साथ मिलकर रेड कॉरिडोर की योजना पर काम कर रहे हैं। देश की एकता एवं अखंडता को खतरे में डाल रहे हैं। नक्सलाइटों के विभत्स एवं हिंसक गतिविधियों के कारण नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में
विकास कार्यक्रम अवरुद्ध हैं, गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, भ्रष्टाचार चरम पर है, मानवाधिकार का खुलेआम उपहास हो रहा है। इस समस्या के कारणों पर दृष्टिपात करने पर दोषपूर्ण सामाजिक व्यवस्था, गरीबी, शोषण आदि कारणों ने इसे जन्म दिया। वहीं राजनीतिक स्वार्थ की सत्ता ने भी लालसा और प्रशासनिक भ्रष्टाचार ने इसको सिंचित और पल्लवित किया। छत्तीसगढ़ राज्य की अगर हम बात करें तो नक्सलवादी गतिविधियों का यह केंद्र है। नक्सलवाद 1980 के दशक में दंतेवाड़ा में पैर जमाया। क्षेत्र के सामाजिक पिछड़ापन, आदिवासी समाज तथा वनों की बहुलता ने इसके लिए उर्वर तैयार किया। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के पूरा बस्तर संभाग नक्सलवाद की गिरफ्त में है। राज्य में कोंटा सुकमा दलम, बीजापुर दलम, गढ़चिरौली दलम, दंतेवाड़ा दलम आदि समूह सक्रिय हैं। यह समस्या कितना भी विकराल हो परंतु असाध्य नहीं है। आवश्यकता है प्रतिबद्धता और एकजुटता की। छत्तीसगढ़ में सलवा जुडूम एक उल्लेखनीय पहल है। इसी प्रकार के जन जागरूकता व पहल की राष्ट्रीय स्तर पर आवश्यकता है। और निष्कर्ष के रूप में नक्सलवाद आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक समस्या है। आज नक्सली आंदोलन अपने लक्ष्य और सिद्धांतों से भटक चुका है, उसका अपराधीकरण हो गया है। ऐसे अवसर पर आवश्यक है कि सरकार आदिवासी हितों, सामाजिक आर्थिक समस्याओं को रचनात्मक ढंग से हल करे, आपराधिक गतिविधियों को बल से रोके, तभी नक्सलवाद का अंत किया जा सकता है। अब हम नक्सलवाद के कुछ इसके सैद्धांतिक पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नक्सलवाद की पृष्ठभूमि भारत में जहां वामपंथी आंदोलन पूर्व सोवियत संघ से प्रभावित था, आज वह चीन से प्रभावित है। नक्सलवादी विचारधारा एक आंदोलन से जुड़ी हुई है। 1960 के दशक में कम्युनिस्टों यानी साम्यवादी विचारों के समर्थकों ने इस आंदोलन को आरंभ किया था। इस आंदोलन की शुरुआत पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के गांव नक्सलबाड़ी से हुई थी, इसलिए यह नक्सलवादी आंदोलन के रूप में चर्चित हो गया। इस आंदोलन में शामिल लोगों को नक्सलवादी कहा जाता है और कभी कभी माओवादी भी कहा जाता है। नक्सलवादी और माओवादी दोनों ही आंदोलन हिंसा पर आधारित हैं। दोनों में फर्क यह है कि नक्सलवाद बंगाल के नक्सलबाड़ी में विकास के अभाव और गरीबी का नतीजा है, जबकि चीनी नेता माओ से तुंग की राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित मुहिम को माओवाद का नाम दिया गया। किसानों पर जमींदारों द्वारा अत्याचार और उनके अधिकारों को छीनना उनकी पुरानी प्रथा रही है। नक्सलबाड़ी में तत्कालीन किसान भी इसी समस्या का सामना कर रहे थे। आज़ादी के बाद भी किसानों पर जमींदारों का अत्याचार बढ़ता गया। इसी बीच किसान और जमींदारों के बीच विवाद और बढ़ गया। लिहाजा 1967 में कम्युनिस्टों ने सत्ता के खिलाफ एक सशस्त्र आंदोलन की शुरुआत की और यह अभी तक जारी है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजुमदार ने कानू सान्याल और अन्य साथी के साथ मिलकर सत्ता के खिलाफ एक किसान विद्रोह कर दिया। देखते ही देखते यह आंदोलन बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तक फैल गया। आज़ाद भारत के पिछली बार किसी भी आंदोलन ने गरीब और भूमिहीन किसानों की मांगों को इतनी मजबूती नहीं दी थी जितने तत्कालीन भारतीय राजनीति की तस्वीर बदल दी। दरअसल यह आंदोलन हिंसा पर आधारित है और इसमें धनवानों और सत्ता की मदद करने वालों की हत्या, अपहरण आम बात है। सच कहा जाए तो अन्याय और गैर बराबरी से पैदा हुआ यह आंदोलन देश और समाज के लिए नसूर बन गया है। लेकिन चिंता का विषय है कि हमारी सरकारें अभी तक इसकी काट नहीं ढूंढ पाई है। नक्सलवाद के प्रमुख चरण। प्रथम चरण 1967 से 1980 तक माना गया है।
इसका प्रथम चरण मार्क्सवादी, लेनिनवादी, माओवादी पर आधारित था। आपातकाल के दौरान नक्सली आंदोलन खत्म हो गया था। इसके अधिकांश नेता जेल में बंद हो गए थे और लगभग 20,000 आंदोलनकारी मारे गए थे। दूसरा चरण 1980 से 1904 तक, इस दौरान जरूरत और अनुभव के आधार पर कई क्षेत्रीय नक्सली गतिविधियां बढ़ी और बढ़ती गई। तीसरा चरण 2004 से जारी। इस चरण में नक्सलियों का राष्ट्रीय स्वरूप उभरा और विदेशी संपर्क बढ़े। अब नक्सलवाद देश की सबसे बड़ी आंतरिक चुनौती बनकर उभरा। 2004 में एक नया मोड़ आया जब पीपुल्स वार एमसीसीआई का एकीकरण हुआ और एक नई पार्टी बनी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। नक्सलवाद के कारण, इसके कारण को मुख्य रूप से हम 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला, जल, जंगल और जमीन। अगर देखा जाए तो जंगल पर और जमीन पर जो यहाँ के मूल आदिवासी जनजाति हैं, उनका परंपरागत अधिकार रहा है, उससे उनको बेदखल किया गया। भूमि सुधार कानूनों का दुरुपयोग हुआ, सरकारी जमीनों को हड़पा गया। सदियों से चली आ रही आदिवासी जंगल व्यवस्था को बिगाड़ दिया गया। क्योंकि नक्सली एक गांव से प्रारंभ होकर वह गांव में नहीं रहा, बल्कि वह जंगलों में शरण किया और जंगलों में अधिकांश 90% आदिवासी रहते हैं। तो इनके साथ सरकारी अमलों द्वारा, चाहे वह पुलिस हो, चाहे फॉरेस्ट का आदमी हो या ठेकेदार हो, बेगारी, लूटमारी और इनके साथ जो है अत्याचार किया जाता था, जिससे ये काफ़ी पीड़ित थे। और इस स्थिति का नक्सली नेताओं द्वारा उपयोग किया गया और उन्हें अपने व्यवस्था में शामिल कर लिया। और इस कारण से अपने स्थिति को बनाए रखने के लिए नक्सलियों द्वारा और वहाँ के आदिवासियों द्वारा सरकार के विरुद्ध जंग छेड़ दिया। नक्सलवाद का दूसरा कारण है विकास कार्यों की कमी, बेरोजगारी, गरीबी, मूलभूत सुविधाओं का अभाव, शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं की कमी। सरकार द्वारा ये सारी चीज़ों पर करोड़ों रुपया खर्च किया गया, लेकिन उसका सही ढंग से क्रियान्वयन नहीं हो सका। ना गरीबी दूर हो सकी, ना बेरोजगारी दूर हो सकी, बल्कि वे अत्याचारों का शिकार होते गए। और इस कारण से नक्सलियों के नेताओं द्वारा ऐसे पीड़ित लोगों को अपने व्यवस्था में, अपने समूह में शामिल करने में आसानी हुई। तीसरा, शासन व्यवस्था की असफलता, प्रशासनिक अक्षमता, अकुशल उत्साहविहीन सरकारी कर्मचारी, व्यवस्था और भ्रष्टाचार, सरकारी योजनाओं का जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन न होना, स्थानीय लोगों के लिए बने कानूनों की धज्जियां उड़ाना। शासन द्वारा व्यवस्था तो लाया गया, लेकिन उस व्यवस्था को कारगर ढंग से इन आदिवासी समूहों पर, समाजों पर लागू नहीं किया जा सका, बल्कि इसके आड़ में
भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला और इन समूहों पर तमाम प्रकार के प्रताड़नाएं किया गया। चौथा है सामाजिक तिरस्कार और उपेक्षा। मानवाधिकारों का उल्लंघन, व्यक्ति की गरिमा का हनन, समाज के मुख्य धारा से अलगाव, सरकार या शासन के प्रति असंतोष। नक्सलवाद के बढ़ने के मुख्य कारणों में से यदि देखा जाए, आदमी का या मानव का जो स्वभाव होता है, दबे को और दबाना, जबकि ये सारी गतिविधियां यदि ब्रिटिश शासन में होती तो समझ में आता कि ये स्वतंत्र थे, अधीन थे, तो उनको किसी भी प्रकार के प्रताड़ना, उनके मान हानि करना, ये सब समझ में आता है। लेकिन स्वतंत्र भारत में इस प्रकार की स्थिति होना, जंगल में रह रहे आदिवासी समाज की, उनकी मान हानि करना, उनके अधिकारों का हनन करना, उनको प्रताड़ित करना, ये आम बात थी। और इसी कारण से पूरे विश्व में देखा जाए तो ये काफ़ी उत्पीड़न के शिकार थे। अब इसलिए 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 10 दिसंबर को मानवाधिकार की स्थापना किया गया कि व्यक्ति की जो मूल अधिकार है उस पर किसी को दबाने का, हनन करने का अधिकार नहीं है। तो ये सारी चीजें स्वतंत्र भारत में होने लगी और इस गरीबी और बेरोजगारी और भूखमरी तथा प्रताड़ना से असंतोष होकर कम्युनिस्टों के इस आंदोलन में ये जुड़ते चले गए और देश का पूरा पूर्वोत्तर भाग इसके चपेट में आ गया। तो ये आज भारत के लिए एक बड़ी समस्या हो गया है। इसका निदान किस प्रकार से किया जाए, इससे कैसे निपटा जाए, ये एक समस्या बन गया है। सरकार द्वारा इससे निपटने के लिए अनेक प्रयास किए गए। 2006 में तत्कालीन प्रधानमंत्री ने इसको राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौती बताया। इसके बाद गृह मंत्रालय ने इस समस्या से निपटने के लिए अलग से प्रभाग बनाया। इसके अलावा आदिवासी समेत दूसरे कमजोर वर्ग के लोगों को अधिकार दिलाने के लिए काम शामिल है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने 8 सूत्री समाधान नाम से एक कार्य योजना तैयार किया और नक्सल समस्या से निपटने के लिए कुछ विकास कार्यों का प्रयास किया गया है, जिसमें सड़क, बिजली, पानी, टेलीफोन, पुल, स्कूल जैसे विकास कार्य किया जा रहा है। प्रभावित जिलों में केंद्रीय स्कूल, जवाहर नवोदय स्कूल खोले जा रहे हैं तथा हजारों किलोमीटर सड़कें बनवाई जा रही हैं एवं मोबाइल टावर स्थापित किए जा रहे हैं। इसके अलावा सरकार ने नक्सलियों के खिलाफ दूसरा अभियान भी चलाए गए हैं, जिसको हम एक प्रकार से बल के रूप में कह सकते हैं। इसके अंतर्गत स्टेपल चेज अभियान, यह अभियान 1971 में चलाया गया था। इस अभियान में भारतीय सेना और राज्य पुलिस ने भाग लिया था। इस अभियान में लगभग 20,000 नक्सली मारे गए थे।
और तमाम नेताओं को जेल में ठूस दिया गया था। इसके बाद दूसरा अभियान ग्रीन हंट अभियान 2009 में, यह अभियान छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र में चलाया गया था। इस अभियान को यह नाम मीडिया द्वारा दिया गया था। इसका प्रयोग खास करके छत्तीसगढ़ के संदर्भ में पूरा बस्तर संभाग में जो गतिविधियां थी उसको खत्म करने के लिए झारखंड, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा के बॉर्डर को सील किया गया। लेकिन सैकड़ों किलोमीटर जंगल होने के कारण यह अभियान सफल नहीं हो सका। इसके बाद प्रहार नामक एक अभियान 3 जून 2017 को छत्तीसगढ़ के सुकमा जिला के सुरक्षा बलों द्वारा अब तक के सबसे बड़े नक्सल विरोधी अभियान प्रहार को आरंभ किया गया। इस अभियान में केंद्रीय रिजर्व बल पुलिस के कोबरा कमांडो, छत्तीसगढ़ पुलिस, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड तथा इंडियन एयरफोर्स के एंटी नक्सल टास्क फोर्स ने भाग लिया। खराब मौसम के कारण 25 जून 2017 को इस अभियान को रोक दिया गया। तो ये समस्या से निपटने के शासन के द्वारा बल का प्रयोग किया गया, लेकिन इससे भी उस समस्या का पूरी तरह से निदान नहीं पाया जा सका। इस समस्या को निपटाने के प्रशासनिक दिक्कतें क्या हैं? बुनियादी ढांचा का अभाव, प्रशिक्षित मानव संसाधन और संचार साधनों का अभाव, नक्सलियों द्वारा अंतर्राज्यीय सीमा का लाभ उठाना, केंद्र और राज्य के बीच आपसी समन्वय का अभाव। ये सभी प्रयास सफल क्यों नहीं हो पा रहे हैं? इसमें हम देख सकते हैं कि इतनी बड़ी एरिया में जो जंगल है वहाँ पर संचार साधन सही ढंग से काम नहीं करते और वहाँ पर पहुँच पाना, चाहे हेलीकॉप्टर हो चाहे अन्य साधन हो, बड़ा मुश्किल है। और साथ ही नक्सलियों द्वारा एक राज्य की सीमा से दूसरे राज्य की सीमा में चले जाना और केंद्र और राज्य की बीच आवश्यक आपसी समन्वय का भी अभाव भी दिखता है। आखिर ये नक्सली चाहते क्या हैं? नक्सलियों का मकसद राज्य को अस्थिर करना और मौजूदा व्यवस्था को सही नहीं मानते हैं। वे व्यापक जनाधार तैयार करके जनता का सरकार लाना चाहते हैं और इसके लिए हिंसा का रास्ता वे अख्तियार करते हैं। आखिर में इस समस्या के निदान के लिए सुझाव और निष्कर्ष पर मैं बात करना चाहता हूं। आज स्थिति यह है कि नक्सलवाद भारत में किसी एक राज्य की समस्या नहीं है, बल्कि यह देश के बहुत बड़े भूभाग पर अपने पांव पसार चुकी है। सरकार नक्सल समस्या से अब तक कानून व्यवस्था की समस्या के रूप में ही निपटती रही है, जबकि इसकी जड़ें अन्याय बोध की भावना से जुड़ी है। नक्सली समस्या के पीछे गहरी सामाजिक आर्थिक असमानताएं छिपी हुई हैं। शोषण, अन्याय, अत्याचार, विद्रोह से उत्पन्न निरंकुशता से नहीं दबाया जा सकता। इसके लिए सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण अपनाए जाने की जरूरत है। इसलिए नक्सल प्रभावित क्षेत्र में बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार के साधनों
की उपलब्धता पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही गरीबों पर अन्याय बंद हो, समाज में उन्हें जीने का हक मिले, इसके लिए भूमि पुनर्वितरण, जंगल में आदिवासियों के नैसर्गिक अधिकारों को बहाल किया जाए और विकास के लिए बनाई गई योजनाओं में उन्हें भागीदारी बनाया जाए। यह गांधी का देश है, जहां हम अहिंसा से आज़ादी जैसा दुस्साध्य कार्य कर सकते हैं, तो नक्सलवाद का भी इसी रीति और नीति से समाधान हो सकता है। शांति और सद्भाव का रास्ता दुर्गम हो सकता है, असहाय नहीं। धन्यवाद दोस्तों।